हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। क्या सुप्रीम कोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को अपहोल्ड करेगी? इस पर एक सीरीज पूरी बना रहे हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज पर 3 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में 1869 से 1920 जब यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ उस फेज को कवर किया। दूसरे फेज में 1920 से 2024 तक की फैक्चुअल हिस्ट्री आपके सामने पेश की। तीसरे एपिसोड में 1968 में किस तरह यूनिवर्सिटी ने अपने अक़लियती किरदार या माइनॉरिटी कैरेक्टर को एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए खो दिया, इसकी बात हुई। आज चौथे एपिसोड में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजमेंट्स की बात होगी। पहला जजमेंट जस्टिस अरुण टंडन का है, अक्टूबर 2005 का, और फिर दिसंबर के जजमेंट्स हैं 2 डिविजनल बेंच के, जस्टिस A.N. रे जो कि चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, सेम इनिशियल के साथ उनके फादर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये वो जज थे जिनको इंदिरा जी ने नंबर 4 पर होते हुए केशवानंद भारती के बाद सुपरसीड कराकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था, और जिसके नतीजे में 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने रिजाइन किया था, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेलहेट और जस्टिस ग्रोवर ने। और इनके साथ कंकरिंग जजमेंट था जस्टिस अशोक भूषण का, और जस्टिस अशोक भूषण बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और जो बाबरी मस्जिद केस में भी एक जज थे 5 जजेस की बेंच में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2005 के जनवरी के यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट और भारत सरकार के 25 फरवरी 2005 के डिसीजन के अगेंस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MD/MS के कुछ स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। मलय शुक्ला, नरेश अग्रवाल, मानविंदर सिंह, ये हमारे ही स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। केस शुरू होता है मार्च में। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे करने से इनकार करती है यूनिवर्सिटी के डिसीजन का। मैं आपको अपने दूसरे एपिसोड में बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी ने रिजर्वेशन का डिसीजन किया जब सेंट स्टीफेंस ने क्लैरिटी दी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो सकता है, और TMA पाई ने क्लैरिटी दी 11 जज बेंच के जजमेंट ने। और फिर संविधान का संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर SC, ST, OBC रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। यह संविधान का प्रावधान है और इस प्रावधान को भी चुनौती दी गई थी। अशोक ठाकुर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को अपहोल्ड किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज के सामने अभी जजमेंट से आने से पहले 2 मुझको किस्से याद आते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम फंसे हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, मौसम खराब था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए। अखिल सिब्बल जो असिस्ट कर रहे थे राजीव धवन को, रातों रात भारत सरकार से परमिशन लेकर उनको यूनियन ऑफ इंडिया के लॉयर की हैसियत से पेश कराया गया। इस काम में वसीम अहमद साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया, और जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे भारद्वाज जी,
उनसे बात करके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक सरकार का फैसला कि अखिल सिब्बल सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे इलाहाबाद पहुंच गया। गोपाल सुब्रमण्यम बहस कर रहे थे। अचानक जस्टिस अरुण टंडन ने पूछा कि क्या 1920 में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे? मैं पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उनको इशारा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा इशारा नहीं देखा। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और मैंने उनको इशारे से कहा, हां थे। उन्होंने फिर भी मेरी तरफ कोई ध्यान न दिया। फिर मैंने लिख के दिया एक पर्ची पर कि 1920 में मुसलमान माइनॉरिटी में थे। जब वो पर्ची देखकर गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि 1920 में वो माइनॉरिटी में थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण टंडन ने एक ऑर्डर कर दिया कि एफिडेविट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बताए कि क्या मुसलमान माइनॉरिटी पे थे। गोपाल सुब्रमण्यम देर तक आर्गू करते रहे कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ टाइम रेलिवेंट है वो है 26 जनवरी 1950। इन एनी केस 1920 में भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। सेंसस कमिश्नर ने एक हफ्ते के अंदर नहीं दिया कोई एफिडेविट। गोपाल सुब्रमण्यम के पास हम गए कि चलिए डेट है, उन्होंने जाने से इनकार किया और नतीजतन मैंने एक एफिडेविट फाइल किया पहली सेंसस से लेकर 2001 तक की सेंसस पर, जिसमें मैंने बताया कि हर सेंसस में न सिर्फ नेशनली बल्कि यूपी में भी, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि माइनॉरिटीज स्टेट लेवल पे डिफाइन होती हैं, मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी में रहे। यह भी जस्टिस अरुण टंडन ने पूछा कि आपका इरादा क्या यूनिवर्सिटी कायम करने का था? उस पर भी एक एफिडेविट मैंने दिया, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सर सैयद की स्पीच फाउंडेशन डे के दिन कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएगा और ये बरगद का एक ऐसा पेड़ होगा जिसकी शाखाएं सारी दुनिया में फैल जाएंगी। जस्टिस महमूद का जो ड्राफ्ट स्केच कॉलेज का था, उसके पहली लाइन में जस्टिस महमूद ने लिखा कि इसमें लफ्ज कॉलेज बाय मिस्टेक आ गया है, दरअसल जो हम कायम करना चाहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी है। जब डिविजनल बेंच के सामने मैटर गया जस्टिस एएन रे के, अब डॉक्टर राजीव धवन आर्गू कर रहे थे। तकरीबन 2.5-3 घंटे आर्गूमेंट हुए और चीफ जस्टिस रे ने कहा कि 15 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? अल्पसंख्यक होने के लिए यह जरूरी है कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो। बड़ी लंबी बहस हुई। मैंने भारत सरकार का नोटिफिकेशन भी दिखाया जिसमें चंद कम्युनिटीज को नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट के तहत नोटिफाई किया गया था एज अ माइनॉरिटी। उसको भी हाई कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन जब डॉक्टर धवन ने कहा कि आप बाउंड हैं जुडिशियल डिसिप्लिन से, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच, 11 जज बेंच, 9 जज बेंच के फैसले हैं कि जो भी 50% से कम है वो माइनॉरिटी है, तब भी हाई कोर्ट इंसिस्ट करती रही ऑन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। और फाइनली फिर मजबूरन डॉक्टर धवन को जिक्र करना पड़ा गुजरात के 2002 के वाकये का। इस जजमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन चंद हफ्तों बाद अलीगढ़ के इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीवास्तव ने एक दूसरे केस में होल्ड किया कि मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। आइए अब इन 3 जजमेंट्स की बात करें। जस्टिस अरुण टंडन के जजमेंट में अजीबोगरीब चीज आ गई। मैं आपको आर्टिकल 30 बता चुका हूं पिछले एपिसोड्स में कि माइनॉरिटीज का राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। जस्टिस अरुण टंडन ने कहा कि यह राइट सिर्फ नेचुरल सिटीजन का है, न कि बॉडी कॉरपोरेट का। और आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी एक बॉडी कॉरपोरेट है, इसलिए वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। इस बात पर ना तो चीफ जस्टिस ने कोई बात कही और ना जस्टिस अशोक भूषण ने।
फिर दूसरी बात यह हुई कि जस्टिस अरुण टंडन ने कहा कि दरअसल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1920 और मुसलमानों ने उसे स्टैब्लिश नहीं किया, और इस बात से बाकी दो जजेस ने भी बाद में एग्री किया। फिर तीसरी चीज यह हुई कि जस्टिस अरुण टंडन ने कहा कि जो 1968 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो मैं तीसरे एपिसोड में आपको पूरा बता चुका हूं, वो एक फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की, ना सिर्फ लॉ पर बल्कि फैक्ट्स पर। इस बात पे भी डिविजनल बेंच के चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ों को माइंड में रख कर यह कहा कि यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने इस्टेब्लिश नहीं की है। और यही बात इस तरह से डिस्कस नहीं की जस्टिस अशोक भूषण ने, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने बहुत से और फैक्टर्स भी माइंड में रखे, और इस वजह से तीनों जजेस ने कहा कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट है वो गुड लॉ है। बड़ी अहम बात जस्टिस एन रे ने कही कि 1981 के एक्ट ने अजीज बादशाह को ओवरटर्न किया है। जस्टिस अरुण टंडन ने कहा कि 81 के अमेंडमेंट ने अजीज बादशाह को ओवरटर्न नहीं किया है और अजीज बादशाह ही आज लॉ है। लेकिन डिविजनल बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट किया। याद रखिए कि यूनिवर्सिटी ने जब रिजर्वेशन का फैसला किया, उससे पहले दिसंबर 2004 में डॉक्टर राजीव धवन से ओपिनियन लिया, और जब यह ओपिनियन वाइस चांसलर नसीम अहमद साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा एक ओपिनियन और लिया जाए। फिर दूसरा ओपिनियन लेट पीपी राव साहब का लिया गया, और दोनों ने अपने ओपिनियन में यह बात कही कि 1981 के लॉ के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और अगर वो चाहें तो रिजर्वेशन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का डिसीजन इन दो लीगल ओपिनियंस पर भी बेस्ड था, जाहिर है कि 81 के एक्ट पर भी बेस्ड था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर से माना कि जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन सेक्शन 2L में दी है कि यूनिवर्सिटी मीन्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस established by Muslims of India which originated as MAO college and was subsequently incorporated as Aligarh Muslim University, ये तो डिक्लेरेशन है माइनॉरिटी कैरेक्टर का। जस्टिस अरुण टंडन ने इसे रेड डाउन दिया और उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि MAO कॉलेज मुसलमानों ने बनाया था। डिविजनल बेंच ने कहा कि 1981 का एक्ट और अजीज बादशाह साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए जहां जहां 81 का एक्ट अजीज बादशाह से कंट्राडिक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रिवेल करेगा। आप देखिए इस बात को, एक नहीं सैकड़ों जजमेंट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया, फैसला दिया, और पार्लियामेंट ने उसको एक लॉ बनाकर ओवरटर्न कर दिया। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चंपाकम दोराई राजन के बाद यही हुआ। उसके बाद SC STs के मामलात में कितने ऐसे जजमेंट हैं जिनको संवैधानिक संशोधन से या किसी लॉ से ओवरटर्न किया गया। जस्टिस अरुण टंडन के जजमेंट की एक और बड़ी खास बात, उन्होंने कहा दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी का मतलब है, इसका मतलब है सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 के तहत जो इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता जो किसी एक्ट से इनकॉर्पोरेट हो। जस्टिस अरुण टंडन ने यह भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू अल्टीमेट लॉस,
which may be made in the interest of nation। यह बिल्कुल संविधान की नई व्याख्या है। फंडामेंटल राइट्स में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो उन फंडामेंटल राइट्स में लिखी हुई हैं, और इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन नाम से कोई रेस्ट्रिक्शन, जिम्मेदारी से कहता हूं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं लिखी है। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम से लिखी है। यह बात डिविजनल बेंच के जजेस ने डिस्कस नहीं की। फिर यह भी बात कही जस्टिस अरुण टंडन ने कि सिर्फ डिलीशन से वर्ड इस्टेब्लिश के और लॉन्ग टाइटल में से और प्रियम्बल में से एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। डिविजनल बेंच ने यहां जस्टिस टंडन से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, डिलीशन ऑफ वर्ड इस्टेब्लिश और 2L में जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है वो सफिशिएंट हैं टू कन्वर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनटू अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जस्टिस अशोक भूषण ने भी उनको सफिशिएंट नहीं माना टू कन्फर द माइनॉरिटी कैरेक्टर। फिर राइट टू एडमिनिस्टर, अजीज बादशाह 5 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है तो राइट टू एडमिनिस्टर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर आर टू बी रेड कंजॉइंटली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज हैं जस्टिस अरुण टंडन, और वो कह रहे हैं कि राइट टू एडमिनिस्टर डज नॉट ऑटोमेटिकली फॉलो फ्रॉम राइट टू इस्टेब्लिश। इस बात से डिविजनल बेंच के दोनों जजेस ने एग्री किया। फिर जस्टिस अरुण टंडन ने कहा कि 1981 का अमेंडमेंट जो है, अगर उसको हमने वैलिड माना तो 1951 और 65 के अमेंडमेंट्स और उनसे जो गवर्निंग बॉडीज बनी हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। डिविजनल बेंच के जजेस ने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया। लेकिन सोचिए, 51 का लॉ तो अंडर चैलेंज नहीं है। 51 के लॉ के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 28 से कंपैटिबल बनाना था, इसलिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल की गई। मेंबरशिप के लिए कोर्ट के सिर्फ वो शर्त हटा दी गई कि सिर्फ मुसलमान मेंबर बनेगा। और जहां तक 65 का अमेंडमेंट है, वो तो खुद पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया 72 में और फिर 81 में, तो आज उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का कोई मतलब नहीं है। चीफ जस्टिस A.N. रे ने यह भी कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर इज द प्रोविंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स एंड नॉट पार्लियामेंट। मैंने बार बार कहा है, यह केस AMU के माइनॉरिटी कैरेक्टर से कहीं ज्यादा पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में है कि क्या पार्लियामेंट 81 का अमेंडमेंट पास करने की शक्तियां रखती थी। आप सोचिए कि आज तो नेशनल माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन है जो पार्लियामेंट ने बनाया है और जिसको हक है टू डिटरमिन कि कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है या नहीं है। लेकिन यह बात जो चीफ जस्टिस A.N. रे की है, यह ना जस्टिस अरुण टंडन ने डिस्कस की और ना जस्टिस अशोक भूषण ने। जस्टिस A.N. रे ने एक और बात कही कि ये जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज कवर्ड बाय एंट्री 63 ऑफ द यूनियन लिस्ट, और जो डेफिनेशन उस वक्त यूनिवर्सिटी की थी वो अब फ्रीज हो गई और उसको बदला नहीं जा सकता सिवाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। इस बात में का कोई जिक्र जस्टिस अरुण टंडन ने नहीं करा, लेकिन जस्टिस भूषण इनडायरेक्टली इससे एग्री किए। जस्टिस अरुण टंडन ने सेक्शन 5(2)(c) जो 81 के अमेंडमेंट से आया था, जिसमें यूनिवर्सिटी को यह पावर दी गई थी कि वो स्पेशली प्रमोट करेगी एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उसका कोई डिस्कशन नहीं किया। लेकिन जस्टिस A.N. रे ने कहा कि 2L
sheds light on 5(2)(c and not vice versa, और जब 2L को हमने असंवैधानिक घोषित किया तो 5(2)(c अपने आप असंवैधानिक घोषित हो गया। जस्टिस भूषण ने भी 2L और 5(2)(c को असंवैधानिक माना। चीफ जस्टिस A.N. रे ने एक और बात कही जो फैक्चुअली भी गलत है और लीगली भी गलत है। कहा रिजर्व फंड ओवर अ पीरियड एग्जॉस्ट हो गया और मुस्लिम न्यूक्लियस लॉस्ट हो गया। रिजर्व फंड के तो सेक्शन 7 को पढ़ लें तो साफ लिखा है कि उस फंड को खर्च नहीं किया जा सकता। यह बात जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस भूषण ने डिस्कस नहीं की। जस्टिस A.N. रे ने यह भी कहा कि गवर्नमेंटल कंट्रोल इज टू बी लुक्ड इनटू टू डिसाइड द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यह बिल्कुल एक नई बात थी आर्टिकल 30 में। सरकार का कंट्रोल होता है इसलिए कि मैल एडमिनिस्टर ना करें, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए सरकार का कितना कंट्रोल है यह नहीं देखा जाता। यह भी बात कही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि 1981 ने इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर नहीं किया। अरे 81 के एक्ट ने बाशा को ओवरटर्न किया। बाशा ने कहा अगर आपने इस्टेब्लिश किया तो राइट टू एडमिनिस्टर अपने आप आपको मिलेगा, और एडमिनिस्टर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बॉडीज करती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं था। यह भी बात जस्टिस अशोक भूषण ने कही कि जो फैसेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जेवियर्स और TMA पाई में है वो 1981 का एक्ट फुलफिल नहीं करता। असलियत यह है कि राइट टू एडमिट स्टूडेंट, राइट टू चूज गवर्निंग बॉडी, राइट टू डिसिप्लिन योर स्टाफ, राइट टू फिक्स योर फी, ये सारे के सारे फैसेट पूरे होते हैं। इन जजमेंट्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि 81 के अमेंडमेंट से पहले भी जस्टिस फजले अली बेंच ने यह बात कही थी कि अजीज पाशा रिव्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने AMU की और यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन एक्सेप्ट की और बाद में यह मैटर 7 जज बेंच को रिफर हुआ। याद रखिए कि जो जजमेंट आने वाला है वो रेफरेंस है, वो अलीगढ़ की अपील नहीं है। संवैधानिक प्रश्न एक 3 जज बेंच ने एक 7 जजेस बेंच को रिफर किया है, जिसके ऊपर जजमेंट आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।